हाँ, मैं डॉक्टर अरुणा गोगानिया आपको बीए पार्ट थर्ड इतिहास विषय में पेपर फर्स्ट आधुनिक भारत के इतिहास में मैं आज आपको बताऊंगी कि 1857 के विद्रोह का स्वरूप कैसा था। देखो बच्चों, ये महाविद्रोह जो देश के विभिन्न स्थानों में फैला एक अंधाधुंध तरीके से आरंभ नहीं किया गया था। यह विद्रोह उद्देश्य ही नहीं था। उद्देश्य प्राप्ति के साथ व इसके साधन व इसके सहयोग देने वाले विभिन्न प्रकृति के सैनिक अवश्य थे। इन्हीं कारणों से इतिहासकार इसके स्वरूप के संदर्भ में एकमत नहीं है। अधिकांश अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे एकमात्र सिपाही विद्रोह बताया है और इसका तत्कालिक एवं प्रमुख कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रचलन बताया है, जबकि भारतीय विशेषकर आधुनिक इतिहासकार इसे राष्ट्रीय आंदोलन व स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। इस विद्रोह के संदर्भ में काफी लिखा गया है, इसलिए 1857 के विद्रोह के महत्व एवं स्वरूप को लेकर इतना अधिक मतभेद बना हुआ है। जब 1909 में पहली बार विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के विप्लव को भारत की स्वतंत्रता के व्रत की संज्ञा दी गई है। इसी शीर्षक में एक ग्रंथ भी लिखा गया है। डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में इसी बात की पुष्टि करने का प्रयत्न किया है कि यह क्रांति सैनिक विद्रोह की भांति आरंभ हुई थी, परंतु केवल सेना तक सीमित नहीं रही। सेना ने भी इसे पूरी तरह इस विद्रोह में भाग नहीं लिया। सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक जो कि डॉक्टर शशि भूषण चौधरी ने लिखी थी, उसमें उन्होंने इस विप्लव को जनता का विद्रोह बताया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में इतिहासकारों ने कई तरह के अपने मत व्यक्त किए हैं। पहला है सैनिक विद्रोह। सर जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह विद्रोह पूर्णतः सैनिक विद्रोह था। कंपनी की स्थितियों के प्रति सेना में दीर्घकाल में असंतोष चला आ रहा था, जिसमें चर्बी वाले कारतूस से घटना ने एक आड़ में घी का काम किया है। इस विद्रोह में भारतीय नागरिकों की सेना के साथ कोई सहयोग नहीं किया गया। इसी आधार पर पी रॉबर्ट्स ने भी इसी विशुद्ध सैनिक विद्रोह बताया है। इस प्रकार अधिकांश पाश्चात्य इतिहासकारों ने इसे जनसाधारण के सहयोग से हीन केवल संतुष्ट सैनिकों का विद्रोह बताया है और इस मत के समर्थन में उन्होंने निम्न तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला है, इस विद्रोह का प्रभाव केवल उत्तरी भारत तक ही सीमित था। इस प्रकार भारत का अधिकांश भाग इसमें अप्रभावित रहा, विशेषकर दक्षिण भारत। उत्तरी भारत में भी पंजाब राज्य अंग्रेजों का समर्थक एवं सहायक सिद्ध हुआ। एक छोटे से भाग तक सीमित रहा। यह राष्ट्रीय विद्रोह तो किसी हालत में नहीं कहा जा सकता। दूसरा, कई इतिहासकार इसे मुस्लिम षड्यंत्र का भी कहते हैं कि इस विचार में एक विद्रोह हिंदू शिकायतों की आड़ में एक मुस्लिम षड्यंत्र था। अंग्रेजों के आने से सबसे अधिक हानि मुसलमानों की हुई थी। इनमें उनकी राजनीतिक सत्ता छीन ली गई थी। मुस्लिम लोग अपनी खोई सत्ता को पुनः प्राप्त कर बहादुर शाह को भारत का बादशाह बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहादुर शाह को 1857 की क्रांति का नेता बताया। बेगम जीनत महल ने इसी देशी नरेशों से पत्र व्यवहार किया, जिसमें मुगल सम्राट की अधीनता में अंग्रेजी सत्ता को खाट फेंकने की भी बात कही गई है। कलकत्ता के सभी समाचार पत्रों ने भी इसे मुस्लिम विद्रोह ही बताया है। यह पूर्णतः मुसलमानों का विद्रोह है। इस कारण बनारस के हिंदुओं से डरने का कोई कारण नहीं है। सर सैयद अहमद खान ने भी यह बात स्वीकार की है कि हिंदुओं की तुलना में मुसलमान हर प्रकार से अधिक असंतुष्ट थे। इस कारण अधिकांश जिलों में यह सैनिक विद्रोह हुआ, परंतु यह मत भी सत्यता से परे है कि 1857 की क्रांति में देश में केवल 1/3 मुसलमानों ने ही भाग लिया। इसके अतिरिक्त नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह तथा अवध के तालुकदार जिन्होंने क्रांति का वास्तविक संचालन किया था, हिंदू थे। हिंदू नरेशों व हिंदू तालुकदारों ने इस विद्रोह को भारी संख्या में दिल से भाग लिया था। राजस्थान के कुछ नरेशों व जागीरदारों ने भी इसमें तन मन धन से भाग लिया। इन सब में बहादुर शाह को अपना नेता राष्ट्रीय भावना से कारण ही चुना था। ये इसे एकता का प्रतीक मानते हैं। वास्तव में हिंदू व मुसलमानों ने मिलकर इस संघर्ष में भाग लिया था, अतः इसे मात्र मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा देना उचित नहीं है। किसान, जमींदार, सैनिकों ने भी नरेशों के अलावा विभिन्न व्यवसाय के लोगों ने भी इस कदर में भाग लिया। यह केवल सैनिक विद्रोह नहीं था, परंतु एक जन विद्रोह था। इसको एक जन विद्रोह स्वीकार करने में तो किसी न किसी प्रकार की शंका ही नहीं होनी चाहिए। जन साधारण ने भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। वास्तव में देखा जाए तो यह सरकारी विरोधी जन विद्रोह था, जिसमें सम्राट वर्गों व जन साधारण ने मिलजुल कर सरकार का विरोध किया था। सरकारी कर्मचारी बहुधा सरकारी सेना की गलत सूचना देकर उसे गुमराह कर देते थे। बड़ौद के विद्रोह को दबाने के तैयार की गई अंग्रेजी सेना के कमांडर R.S. डनलप ने अपनी
विवरण एडवेंचर्स विद खाकी रसाला में लिखा है कि विद्रोहियों की खुफिया सेवा बहुत कुशल थी, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोगों की सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी। लंदन के एक प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स में संवाददाता W.H. रसल ने भी विद्रोह के समय बाहर लिखा है कि उत्तरी भारत के गोरे आदमी की गाड़ी से कोई मित्रता पूर्वक दृष्टि से नहीं देखता था। अवध के नाविकों ने भी अंग्रेजों को अपनी नावों में नदी पार करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद बच्चों यही सवाल उठता है, क्या विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था? इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह विद्रोह निसंदेह सैनिकों द्वारा चर्बी के कारतूसों से लेकर आरंभ हुआ था, परंतु इनका लक्ष्य कंपनी सरकार का भारत से उन्मूलन करना था। इनका तथा उनके अन्य सहयोगियों ने यह प्रयास था कि अंग्रेजों को भारत से निकाला जाए। भारतवासियों में अंग्रेजी विरोधी भावना 1857 के विद्रोह से उत्पन्न हुई थी। इस महाविद्रोह में पूर्व भारत में कई विद्रोह हो चुके थे, जिनका उल्लेख इस अध्याय के मैं आपको कभी और बताऊंगी। इस विद्रोह का भी प्रमुख उद्देश्य कंपनी सरकार की सत्ता को समाप्त करना था। यह सबसे अंग्रेज विरोधी भावना कार्य कर रही थी। पश्चिमी इतिहासकार इसे राष्ट्रीय विरोधी तथा राष्ट्रीय विद्रोह नहीं मानते थे। ये राष्ट्रता नेशनलिज्म का यूरोप में 20वीं सदी के राष्ट्रता से लेते हैं। निसंदेह राष्ट्रीय भावना के साथ यह विद्रोह आरंभ नहीं हुआ था। अब मैं आपको बताना ये चाहती हूँ कि इसके अलावा इसमें राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक में कई निम्न तर्क भी प्रस्तुत किए हैं। जैसे 1857 का विद्रोह तीव्रता से भारत के विशाल भाग में प्रसारित हो गया। ऐसा बिना राष्ट्रीय भावना के असंभव था। इस विद्रोह में हिंदू मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई की। यह तत्कालिक राष्ट्रता का ही परिचायक था। विद्रोह के दौरान कोई धार्मिक मतभेद नहीं उभरे। इस विद्रोह में जमींदारों व किसानों ने अपने पुराने वैमनस्य को बुलाकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भी किया। भारत के विभिन्न जातियों व विभिन्न व्यवसाय के लोगों ने भी भारत में अंग्रेजों के निकालने का एक साथ प्रयास किया। जनरल हैवलॉक के नेतृत्व में सैनिकों को नदी पार कर ले जाने के नाविक भी इनकार हो गए। इस विद्रोह में स्त्री जाति का भी सहयोग मिला। मुगल बादशाह की बेगम जीनत महल, अवध के नवाब की बेगम, झांसी की रानी आदि ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। विद्रोहियों ने सर्वसम्मति से मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता चुना। हिंदू विद्रोहियों ने भी इसमें पूरी निष्ठा व्यक्त की। इसमें बढ़कर राष्ट्रता की नजीर और क्या हो सकती है। कुछ आलोचकों का कहना है कि विद्रोह देश के व्यापक नहीं था। इसमें यदि वह राष्ट्रीय विद्रोह होता तो शिद्दत से इसे दबाया नहीं जा सकता था। उसकी तुष्टि के लिए हम केवल 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तुत करना चाहेंगे। यह आंदोलन तो देशव्यापी था। इसमें राष्ट्रीय न होने से किसी न को शंका भी नहीं होनी चाहिए। समस्त भारतवासियों का भी इसमें सहयोग प्राप्त था। इस महान आंदोलन को भी एक साल में ही दबा दिया गया। इसी प्रकार हमें 1857 के महाविद्रोह को राष्ट्रविद्रोह स्वीकार करने का हरदर्मी नहीं बरतनी चाहिए। इस तरह से ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगला वीडियो आपको नया टॉपिक के साथ आपको मैं बताऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।